वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 7 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, आप इस पर रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और केबीसी सीजन के लिए भी यह एपिसोड बहुत ही मायने रखता है और हो सकता है इस एपिसोड से ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। दोस्तों, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, मन से मत हारिए और जीतने का संकल्प लीजिए। जीत तभी होगी जब आप परिश्रम करेंगे और मन में विश्वास रखेंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों की अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया गया है। दोस्तों, यह घोषणा गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना के तहत की गई थी। इसके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराती है। इसे 2018 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों, गोपबंधु के बारे में जानते हैं। गोपबंधु उड़ीसा में राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। 1920 की नागपुर कांग्रेस में उनके प्रस्ताव पर ही कांग्रेस ने भाषावार प्रांत बनाने की नीति को स्वीकार किया था। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में गोपबंधु दास का उल्लेखनीय योगदान है। दोस्तों, उन्होंने सत्यवादी नामक एक पत्रिका शुरू की। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। जिला 30, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, हाईकोर्ट लोकेटेड कटक, निर्वाचन सीट उड़ीसा में लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राजकीय पशु सांभर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक, लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, पैंका, मुनर्स तथा घुमरा। जनजातियों में जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है।
1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जा रहा है। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के बाद इस दिन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए गए कितने प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए गए 50% से ज्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950, 1 अक्टूबर 1937 एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में नथुलापति वेंकट रमना 48वें क्रम के हैं। कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मोटो यतो धर्मस्ततो जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे की पुस्तक अदर डोजन स्टोरीज का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंद्राणी मजुमदार। सत्यजीत रे की पुस्तक अदर डोजन स्टोरीज का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद इंद्राणी मजुमदार ने किया। पुस्तक सत्यजीत रे 2 मई 2021 की 100वीं जयंती पर यह पुस्तक जारी की गई थी। पुस्तक के अग्रभाग को अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने लिखा। इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी मारिया रसा ने पुरस्कार जीता। दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए महमूद अबूजीद ने 2018 में यह पुरस्कार जीता। ऑप्शन बी में क्योसो आओ और वा लोन ने 2019 में यह पुरस्कार जीता और 2020 में जेनथ बेदायो लीमा ने यह पुरस्कार जीता था और 2021 में मारिया रशा ने यह पुरस्कार जीता। दोस्तों, 1997 में गठित इस पुरस्कार के तहत $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस, महानिदेशक आंद्रे एजेलो। दोस्तों, अब तक के जितने भी पुरस्कार विजेता हैं उन पुरस्कार विजेताओं को मैं आपके सामने रखता हूं। पुरस्कार विजेता और देश: सन 2021 मारिया रशा, फिलीपींस। 2020 जेनेथ बेदोया लीमा, कोलंबिया। और 2019 के विजेता हैं क्योसो आओ और वालेन, म्यांमार। 2018 के विजेता थे महमूद अबूजीद, मिस्र के। और 2017 दाविद इसहाक, स्वीडन।
और इरिट्रिया से इनका संबंध था। 2016 के विजेता थे खदीजा इस्माइलोवा, अजरबैजान अजरबैजान अजरबैजान। 2015 पुरस्कार विजेता थे माजर दरवेश, सीरिया। 2016 अहमद सिख, तुर्की के रहने वाले थे। और 2013 के विजेता थे रेयत अलेमू, इथोपिया। 2012 यूनुल्ला फतुल्लायो, अजरबैजान के। इससे पहले भी 2016 में खदीजा इस्माइलोवा विजेता हुई थी। और 2011 में विजेता थे अहमद जीरावादी, ईरान के। और 2010 में मोनिका गोंजावेज मुजिका, चिली के। 2009 के विजेता थे लंसाथा बिरकमटुंज, श्रीलंका। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। 2008 के विजेता थे लिडा कैचो रिबेरो, मैक्सिको के। और 2007 के विजेता थे अन्ना पोलितकोवास्काया, रूस के। मरणोपरांत इन्हें विजेता पुरस्कार राशि मिली थी। और 2006 के विजेता थे मई चिड़ियाक, जो लेबनान से संबंधित हैं। और 2005 के विजेता थे चेग यूजोंग, चीन के। और 2004 के विजेता थे राउल रिवेरो, क्यूबा। और 2003 के विजेता थे अमीरा हस, इजराइल। और 2002 के विजेता थे जेफ्रो नेयारोतो, जिम्बाब्वे। और 2001 के विजेता थे टीन जीतो, म्यांमार। और 2000 के विजेता थे निजर नियोफ, सीरिया के। और 1999 के विजेता थे जेसस बेलकोर्नेलस, मैक्सिको। और 1998 के विजेता थे क्रिस्टियाना अनियोनोवो, नाइजीरिया। और पहले पुरस्कार के विजेता थे 1997 में गायो यू, चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी 5 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, 2021 का विषय था फॉलो द डेट, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। 2020 का विषय था मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट डिमोन्स्ट्रेट मोजिविल यूनिट आवर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरोवे नाइटिंगेल की 200 जयंती के अवसर पर ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ वर्ष घोषित किया था। दोस्तों, WHO द्वारा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी हर साल 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता 2021 का थीम था सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का थीम था सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों, WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं, मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई 2021 को भारत और किस देश ने प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रिटेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर सिक्किम। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट सिक्किम में लॉन्च किया गया। अक्षय ऊर्जा का दोहन करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया गया। यह वैनिडियन आधारित बैटरी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 12% इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% घटाकर 12% कर दिया गया। IGST का फुल फॉर्म एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। हाल में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाने में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब लोग निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत GST IGST को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया। देश में कोविड महामारी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर छूट दी गई, जो जुलाई 2021 तक उपलब्ध है। GST का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों GST कर एक अप्रत्यक्ष कर है। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। भारत में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017। GST को 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस बल्लेबाज को प्रथम रैंकिंग मिली? दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, केन विलियमसन। दोस्तों ICC मैन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग रैंक फर्स्ट केन विलियमसन 819, सेकेंड स्टीव स्मिथ 891 पॉइंट, थर्ड मार्नुस लेबनुचे 878 पॉइंट, नंबर 4 के रैंक जोए रूट 831 पॉइंट, नंबर 5 विराट कोहली 814 पॉइंट, नंबर 6 ऋषभ पंत 714 पॉइंट, 7 रैंक प्लेयर हेनरी निकोलस 747 पॉइंट, 8 रोहित शर्मा 747 पॉइंट, रैंक 9 बाबर आजम .736, नंबर 10 डेविड वार्नर 724 पॉइंट। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने बुधवार को बल्लेबाजी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। टॉप 10 में भारतीय कप्तान विराट कोहली सहित 3 भारतीय हैं। इनमें ऋषभ पंत और रोहित शर्मा हैं। इन दोनों को एक एक स्थान का फायदा हुआ। वहीं पंत अपने टेस्ट कैरियर की बेस्ट 6ठी रैंकिंग पर पहुंचे। वे हाई रैंकिंग पर पहुंचने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। धोनी की कैरियर में हाईएस्ट रैंकिंग 20 रही थी, जो उन्होंने नवंबर 2013 में हासिल की थी। विराट कोहली नंबर 5 पर बरकरार हैं। उन्होंने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट में 172 रन बनाए थे। इसके बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, द्रविड़ नंबर 1 पर रह चुके हैं। ओवरऑल क्रिकेट इतिहास की बात करें तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हो चुके। उन्होंने ये उपलब्धि जनवरी 1999 में हासिल की थी। तब वे सबसे ज्यादा 875 पॉइंट के साथ टॉप पर काबिज हुए। हालांकि द्रविड़ टेस्ट में विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, इसलिए लिहाज से उन्हें टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, पाक क्रिकेटर बाबर आजम को 3 स्थान का नुकसान हुआ। वे अब 9वें नंबर पर पहुंच गए। इसका फायदा पंत और रोहित शर्मा को हुआ। न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस को भी इसका फायदा हुआ। तीनों ही बराबर 747 पॉइंट के साथ छठे, 7वें और 8वें नंबर पर हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट में 280 रन बनाए। इस दौरान एक शतक और 2 50 लगाई। एक बार वे नर्वस 90 का शिकार हुए। दोस्तों पुजारा और रहाणे एक एक पायदान लुढ़के। दोस्तों, टेस्ट में भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर की मजबूती माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा और अजिंक रहाणे को एक एक पायदान का नुकसान हुआ। पुजारा 14वें और रहाणे 15वें नंबर पर फिसल गए। इन पांचों के अलावा टॉप 20 में कोई भारतीय नहीं है। श्रीलंका कप्तान को 4 पायदान का फायदा हुआ। श्रीलंका टीम के कप्तान दिमुथ करुणा रत्ने को 4 पायदान फायदा हुआ। वे 11वें नंबर पर काबिज हो गए। उन्होंने पिछले टेस्ट में 519 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक दोहरा शतक और एक सेंचुरी भी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी कैलिफोर्निया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कैलिफोर्निया के अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है। हाल में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी वाले अमेरिकी राज्य के कैलिफोर्निया ने कोविड-19 मामले की मौजूदा लहर को काबू पाने के लिए भारत को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की घोषणा की। दोस्तों, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए में राज्यों की संख्या 50 है। जनसंख्या 32.82 करोड़ है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागपत लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रहे किस आरएलडी के प्रमुख नेता का हाल में निधन हो गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, चौधरी अजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के संस्थापक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में 6 मई 2021 को गुरुग्राम में निधन हो गया। दोस्तों, वे कोरोना पॉजिटिव थे। अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को ग्राम भड़ोला, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
दोस्तों ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। दोस्तों उनकी माता का नाम गायत्री देवी था, उनकी पत्नी का नाम राधिका सिंह। दोस्तों उनके एक बेटा जयंत चौधरी और दो पुत्रियां हैं। दोस्तों अजीत सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी तथा खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की और इसके बाद स्नातकोत्तर की डिग्री अमेरिका के शिकागो से प्राप्त की। अजीत सिंह ने लगभग 15 वर्ष अमेरिका की कंप्यूटर इंडस्ट्री में कार्य किया, आईबीएम में भी काम किया। दोस्तों 1986 में अजीत सिंह पहली बार राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद 1987 में उन्हें लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया। 1988 में अजीत जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजीत सिंह बागपत लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए। बागपत लोकसभा सीट 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में विजयी रहे। 1977 से अब तक 2 अवसरों को छोड़ दिया जाए तो बागपत लोकसभा सीट चौधरी चरण सिंह के परिवार का कब्जा रहा। 1998 के चुनाव में पहली बार बीजेपी के सोमपाल शास्त्री ने अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। 2014 में मुंबई के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अजीत सिंह को हराया। 2009 में अजीत सिंह को उन्हें राष्ट्रीय लोक दल संसदीय दल का नेता चुना गया। दोस्तों अजीत सिंह छपरौली सीट से विधायक भी चुने गए थे। बागपत सीट पर चौधरी चरण सिंह 3 बार और चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद चुने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। बीपी सिंह के सरकार में दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक दोस्तों मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री थे। दोस्तों उद्योग मंत्री थे। 1991 में पीवी नरसिंह राव की कैबिनेट में वे खाद्य मंत्री थे। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सन 2001 में वह कृषि मंत्री थे। यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2011 से 2014 तक वह नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर थे। अजीत सिंह की पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के द्वारा स्थापित किए गए किसान ट्रस्ट नामक संगठन के अध्यक्ष भी रहे। ऐतिहासिक किसान वोट क्लब रैली के दौरान 3 अप्रैल 1979 को किसानों ने पूर्व प्रधानमंत्री को धन दान दिया था, जिसके फलस्वरूप किसान ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों मुलायम सिंह के लिए छोड़ दिया था उन्होंने मुख्यमंत्री पद। साल 1989 में उत्तर प्रदेश राजनीतिक घटनाक्रम से गुजर रहा था, जिसमें राज्य की राजनीतिक जटिलताओं में बदलाव आया था। तत्कालीन जनता दल का गठन जनता पार्टी, जनमोर्चा, लोक दल और लोक दल बी के विलय से हुआ था। इस दल ने साल 1979 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चौधरी अजीत सिंह के नाम का ऐलान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हुआ था। इस साल जनता दल ने 208 सीट जीती और बहुमत में 6 विधायकों की कमी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे और मुलायम सिंह यादव उप मुख्यमंत्री होंगे,
लेकिन मुलायम ने मुख्यमंत्री पद लेने से इनकार किया तो अजीत सिंह ने उनके खातिर मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया। अजीत सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा स्थापित किए गए किसान ट्रस्ट नामक संगठन के भी अध्यक्ष रहे। ऐतिहासिक किसान वोट क्लब रैली के दौरान उन्होंने 3 अप्रैल 1979 को किसानों ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को धन दान किया, जिसके फलस्वरूप किसान ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों, बागपत लोकसभा से चुने गए सांसदों का क्रम इस प्रकार है। दोस्तों, सन 1952 में विजेता प्रत्याशी थे कृष्णचंद्र शर्मा। 1957 में विजेता थे विष्णु शरण दुबलिश। 1962 में विजेता थे कृष्णचंद्र शर्मा। 1967 में रघुवीर शास्त्री चुनाव जीते थे बागपत से। 1971 में रामचंद्र विकल चुनाव जीते थे। 1977 से लेकर 84 तक चौधरी चरण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1977 में चौधरी चरण सिंह जीते थे, इसके बाद 1980 में जीते, फिर इसके बाद 1984 में जीते। दोस्तों, 1989 में चौधरी अजीत सिंह चुनाव जीते। 1991 में चौधरी अजीत सिंह जीते। 1996 में चौधरी अजीत सिंह जीते। दोस्तों, पहली बार चौधरी अजीत सिंह को 1998 में सोमपाल शास्त्री ने हराया। 1999 में फिर चौधरी अजीत सिंह जीते। 2004 में बागपत सीट चौधरी अजीत सिंह ने जीती। 2009 में बागपत सीट चौधरी अजीत सिंह ने जीती और 2014 में उन्हें पराजय का सामना डॉक्टर सत्यपाल सिंह के हाथों हुई और 2019 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह फिर चुनाव जीते। दोस्तों, ये हैं आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह। दोस्तों, हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से इन्हें संवेदना और दोस्तों इनको परिवार में शांति मिले। ओम शांति। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।